ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 241 श्री नवचरण माझी। क्वेश्चन नंबर 241। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य। माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का मेरे संसदीय क्षेत्र मयूरभंज उड़ीसा में 3 नई रेल लाइनों बादामपहाड़ केवंझर, गोरुमैसाणी बांगरीपोशी और बूढ़ामरा चाकुलिया स्वीकृत किए जाने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। क्या माननीय रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और वह किस चरण में है? माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विश्व की जो नेचुरल धरोहर मानी जाती है वो है, और उड़ीसा के बहुत ही सुंदर क्षेत्रों में से मयूरभंज आता है। यहाँ पर 3 स्टेशन का काम चल रहा है और 3 ऐसी लाइन अप्रूव हुई है जो कि 50-60 वर्षों से लंबित थी। 50-60 वर्षों से उसकी डिमांड आती थी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न यहाँ रखा है वो बहुत ही वैलिड प्रश्न है। मैं पहले स्टेशन की बात संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बारीपदा स्टेशन में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब काम कंप्लीट हो गया है। बादाम पहाड़ में काम चल रहा है, 12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम यहाँ पर हो रहा है। रायरंगपुर में 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होके बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म, लाइटिंग, रोड, सर्कुलेटिंग एरिया, इन सब का काम चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 59 स्टेशंस पे काम चल रहा है नवनिर्माण का, जिससे अमृत भारत योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हाथ में लिया है, उससे उड़ीसा के 59 स्टेशंस का कायाकल्प नवनिर्माण हो रहा है। ये जो तीनों प्रोजेक्ट माननीय सांसद महोदय ने कहे, इन तीनों का लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट अप्रूवल्स के काम चल रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। बहुत तेजी से राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा इसमें सहयोग मिल रहा है और जैसे ही काम आगे बढ़ता जाता है वैसे मैं माननीय सांसद महोदय को भी जानकारी देता रहूँगा। माननीय सदस्य। आपके माध्यम से रेल मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या रायरंगपुर और बारीपदा उड़ीसा से नई दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? एक तो ये अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष जी की सांसद जी ने बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है, जैसा आप हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत मार्गदर्शन देता हूँ, मानते कहाँ हो आप? कुछ तो मानते भी है, कुछ लोग तो मानते भी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मयूरभंज से 3 गाड़ियां बहुत अभी हाल ही में नई चालू हुई थी, कोलकाता के लिए, रांची के लिए और राउरकेला के लिए कनेक्टिविटी। उन तीनों का भी बहुत अच्छा लोगों में प्रभाव है और इसके अलावा भी चाहे मयूरभंज हो या देश के किसी भी कोने से हो, बहुत सारी नई गाड़ियां इस समय में चालू हुई है, चाहे वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, बाकी दूसरी गाड़ियां भी। माननीय सांसद महोदय ने जो स्पेसिफिक डिमांड की है, उस डिमांड के लिए अगर वहाँ पे फिजिबिलिटी हुई तो ज़रूर उस पर काम करेंगे। श्री गोडम नागेश। अध्यक्ष महोदय, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत देश भर में 1337 स्टेशन में चिन्हित किए गए। हमारा तेलंगाना में भी 40 स्टेशंस का चिन्हित किए गए। उसमें 40 में से केवल 4 स्टेशंस का ही काम पूरा हुआ। मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद तेलंगाना में 2 स्टेशंस का बासर और आदिलाबाद का चिन्हित किए गया। ये अमृत भारत स्टेशन में 1 का काम जारी है। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से अध्यक्ष जी
क्या ये अमृत भारत स्टेशंस का ये वर्क्स कंप्लीट करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, चलते ट्रैफिक में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि सेफ्टी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है, ऐसे में स्टेशन का पुनर्निर्माण करना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। विश्व के कई देश हैं जिसमें जब स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम चलता है तब वहाँ पे ट्रैफिक को 3-3, 4-4 साल के लिए रोक लिया जाता है। ऐसा भारत में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ रेलवे से मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। 750 करोड़ लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। इसलिए सावधानी के साथ, बहुत ही ध्यान रखते हुए, सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए काम किया जा रहा है। श्री तमिल सेल्वम। தேங்க்யூ பேரவைத் தலைவர் அவர்களே. இது 18வது லோக்சபா நடக்குது. 1வது லோக்சபாவிலிருந்து 18வது லோக்சபா வரைக்கும் எங்கள் பெரிய தேனி பாராளுமன்றத்தில் கேட்குற கேள்வி, திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி 70 ஆண்டு காலமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அரியவாஜ் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை 1 கோடி பக்தர்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள். தமிழ் மாதத்தில் 5 நாட்கள் 5 லட்சம் ஐயப்ப பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு முதல் பேஸாக திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸ் புதிய ரயில் हिंदी में कर लो, आप इंग्लिश में कर लो। கோடிக்கணக்கான ஐயப்பன் माननीय பக்தர்கள் सदस्य, इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में लैंग्वेज परिवर्तन कर लो। आ रही है आवाज? सर आ नहीं रही थी ढंग से, आप दोबारा एक बार दोबारा बोल लें। वापस पूछ के अब कर ले, चेंज कर लें। Can you hear me, sir? திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு 1வது லோக்சபாவிலிருந்து 18வது லோக்சபாவில் தங்கத்தமிழ் உட்பட கேட்கிற கேள்வி, திண்டுக்கல் சபரிமலைக்கு புதிய ரயில் தடம் வருமா வராதான்ற கேள்வி எல்லா லோக்சபாவிலையும் கேட்டுட்டோம். இது வரைக்கும் அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சபரிமலைக்கு 1 கோடி ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள் த்ரூஅவுட் இந்தியா. மாதம் ஒரு முறை 5 லட்சம் ஐயப்பன் பக்தர்கள் செல்கிறார்கள். ஆகவே தயவு கூர்ந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் திண்டுக்கல் லோயர் கேம்புக்கு முதல் பேஸாக புதிய ட்ரெயின் ரூட்டை கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் என்பதை பேரவைத் தலைவர் மூலம் கேட்டு அமர்கிறேன். Honorable Speaker, sir, Honorable MP had met me a couple of days back regarding this new line from Dindigal to Sabrimalai, and he had requested that can we take the line up to the lower camp of Sabrimalai. This is a proposal which he had given about 3 days back. I have already given it to the team to find the feasibility, whether it can be extended to the lower camp, to the base camp, what Honorable MP has shared with me just a few days back. As soon as the team gives the complete details of the feasibility up to lower camp, in the meanwhile, the Angamalai Sabrimala project in Kerala, that project we have given our clearance to the, we have requested the state government to start the land acquisition so that Sabrimala Angamali, which is a project which has been, which is a very important project, that project can be taken up. As soon as the state government starts the land acquisition, the project can be started. क्वेश्चन नंबर 242, श्री डॉक्टर हेमंत विष्णु सौरा। क्वेश्चन नंबर 242, सर। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर उत्तर रखा गया है। माननीय सदस्य, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पालघर में बहुत अच्छे रेलवे से काम हो रहे हैं। वैसे ही मेगा टर्मिनल विकसित हो रहा है, पालघर अमृत भारत स्टेशन विकसित हो रहा है, बुलेट ट्रेन भी जा रही है। पालघर में 104 स्टॉपेज दिए हैं अभी तक और 99 बोईसर में दिए गए हैं। DFCC भी स्टार्ट हो गए, उसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रैफिक कंजेशन भी कम हुआ है। काफ़ी लंबे समय से कुछ मांगे और रही हैं सर, जैसे बांद्रा रामनगर एक्सप्रेस बोईसर के लिए और खानदेश के लिए दादर भुसावल खानदेश एक्सप्रेस, दादर भुसावल स्पेशल एक्सप्रेस, जो कि पालघर में ठहरा हुआ है, जो रात को 2 बजे ठहरा हुआ है, लेकिन डहानू के लिए उसके लिए स्पेशल ठहराव चाहिए क्योंकि रात को 2 बजे लोकल नहीं मिल पाती। और काफ़ी सारे जो ट्रेन जो बांद्रा या मुंबई सेंट्रल से छूटती है वो बोरीवली से डायरेक्ट वापी स्टॉप जाती है,
बीच में जो पालघर डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें कोई भी ठहराव नहीं आता। ओके। मेरी मांग है कि सभी ट्रेनों को पालघर में स्टॉपेज दिया जाए सर। ओके। माननीय अध्यक्ष जी, पालघर में प्रैक्टिकली एक नया शहर बस रहा है। वाडवन पोर्ट जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक बनेगा, उस पोर्ट के कारण वाडवन में माननीय सांसद जी ने भी कई बार इस विषय को मिलके रेज किया है और एक तरीके से वहाँ पे वाडवन से रिलेटेड डहाणू और पालघर के डेवलपमेंट का कंप्लीट एक मास्टर प्लान बन रहा है। साथ ही साथ मुंबई के भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा, पालघर में 104 गाड़ियां रुकती हैं और बोईसर में 99 गाड़ियां रुकती है। इसके अलावा जो माननीय सांसद महोदय ने आज 2 और गाड़ी के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसका ज़रूर मैंने नोट लिया है। उसमें क्या हो सकता है उसकी फिजिबिलिटी देख के ज़रूर मैं इस पर एक्शन लूँगा। इसके साथ ही साथ पालघर को नासिक से जोड़ने का एक नया DPR भी काम चल रहा है, जिससे कि त्र्यंबकेश्वर जुड़ जाए और वाडवन पोर्ट को DFC के साथ भी, फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंबई में कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। मुंबई में अभी 238 नई गाड़ियां जिसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग का सिस्टम हो, वो उसका प्रोक्योरमेंट का काम चालू है। सेफ्टी पे ध्यान रख के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का फोकस है। मेल एक्सप्रेस जो करीब 120 जाती है मुंबई से और सबर्बन करीब 3200 जाती है, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया है। बांद्रा में 3 पिट लाइन बन चुकी है। मुंबई सेंट्रल में 24 कोच के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है। जोगेश्वरी में 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। दादर में 1 प्लेटफॉर्म बन रहा है। वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, जैसा अभी माननीय सांसद ने भी नोटिस दिया। पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। LTT में डिपो का एक्सपेंशन चल रहा है। परेल में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। तो ओवरऑल मुंबई शहर की कैपेसिटी और देश के जितने बड़े शहर हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का तेजी से काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, जब भी आपके प्रश्न आते हैं, अधिकतम माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं, तो ये रेल डिपार्टमेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए सब शॉर्ट में पूछे तो शॉर्ट में जवाब दे दो, नहीं तो इतनी बड़ी लिस्ट को फिर क्लियर नहीं होगी। श्री चंद्रशेखर एक लाइन में पूछे हैं सर। सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री। सर, अब पालघर में कहीं से छोटे स्टेशन हैं जैसे उमरोड़ी, वेतरना, घोलवट, बोडी, जो ग्रेड C या D में आते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शेड, एक्सीलेटर, लिफ्ट या वेटिंग रूम, रिटर्न टिकट आप बोल दो C D में सुविधाओं का क्या विषय है, बता दो। वो सुविधा निर्माण की जाए सर। माननीय अध्यक्ष जी, जितने स्टेशन अभी अमृत भारत में लिए गए हैं उन पे काम तेजी से चल रहा है और जिन स्टेशंस, बाकी दूसरे स्टेशंस की माननीय सांसद जी ने कहा है, उसके बारे में मैं फील्ड विजिट एक बार टीम से करवा के सांसद जी भी साथ में जाए या उनका रिप्रेजेंटेटिव साथ में जाए, तो जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। श्री चंद्रशेखर, श्री के फ्रांसिसी जॉर्ज। There has been आप अगर सब लोग एक लाइन में पूछोगे तो सप्लीमेंट्री अलाउ करूंगा, अगर लंबा पूछोगे तो अलाउ नहीं करेंगे। Okay, sir. Sir, I have been talking to the Honorable Minister for regarding these stops in my constituency in Kerala at Kottayam. Sir, this Ernakulam Kayangulam memo that mainly caters for students and office-going workers. It hardly stops after Kottayam, sir. In Kurupandara, Yetimanur, Vaikam Road, and Mulanduruthi, people have been demanding for a long time for a stop. Sir, due to the rush, a second memo was started from Kollam to Ernakulam, and this is not running on Saturday and Sunday. माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस का विषय है, माननीय सांसद महोदय का रिक्वेस्ट है, वो मैंने नोट किया। श्री VD शर्मा। मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कटनी के रेलवे स्टेशन, कटनी का रीठी रेलवे स्टेशन, पटुआ और श्रीनवाद स्टेशन पर मैंने माननीय मंत्री जी से मिलकर के उन्हें कुछ स्टॉपेज के लिए मांग की है। साथ में ही छतरपुर के खजुराहो के पास डबरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन के स्टॉपेज की मांग मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में की, जो पहले होते थे लेकिन बाद में बंद हुए हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेज के जितने भी विषय हैं वो नोट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक एक ट्रेन का स्टॉपेज के बारे में कहना बात सही। कोई भी माननीय सदस्य अगर स्टॉपेज का प्रश्न पूछेगा तो उसको नहीं पूछा जाएगा।
स्टॉपेज आप बात करो, स्टॉपेज हर स्टॉपेज। शेर सिंह गुबाया मंत्री जी की नोटिस में आ जाती है पूछने के बाद, तो इलाके में लगता है कि हमने पूछ लिया। आपने मेरे को रेलवे के में बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, मैंने मानयोग मंत्री साहब से सबसे पहले जब मिला तो मैंने एक मांग की थी कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ को फाजिलका से ट्रेन चला दें। सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा कंस्टिट्यूंसी बार हड़ में इतना बह गया है कि जमीनें भी चली गई, फसल भी चली गई। ओके। प्राइवेट बस वाले 1000 रुपया माननीय लेंदे सर। मंत्री जी, एक ट्रेन नोट किया सर, फाजिलका से चंडीगढ़ का सबके नोट हो रहे हैं तो मैं आगे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 243 श्री अनिल फिरोजिया। 243 सर। माननीय मंत्री महोदय, कोयला मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल। माननीय सदस्य। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में कोयले के उत्पादन और सप्लाई के आंकड़े क्या हैं? क्या हम पिछले साल से बेहतर कर रहे हैं? और सर, दूसरा भी इसी में दूसरा सप्लीमेंट्री पूछ लेना, बैठ जाइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज कोयला भारत का एनर्जी हो, पावर जनरेशन का हो, स्टील सेक्टर पे भी हो, सीमेंट पर भी हो, और वैसे ही अलग अलग एल्यूमिनियम ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोयला बड़ा एक उपयोगिता है। आज 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में विस्तृत रिफॉर्म लाए हैं। आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं 24-25 लास्ट ईयर में लगभग 1 बिलियन टन कोल पहली बार भारत में आज प्रोडक्शन हुआ है। आज कोल प्रोडक्शन हो, सप्लाई हो, हम पूरा तरह वर्तमान साल में भी लास्ट ईयर में भी कोई कम नहीं। आज आपको मालूम है कोयला क्या स्थिति थी, आज अलग अलग रिफॉर्म्स के कारण कोयला सप्लाई और प्रोडक्शन ठीक तरीके से हर सेक्टर में सरकार के द्वारा, हमारा पीएससी द्वारा हम सप्लाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य। सर, आपके माध्यम से सरकार कोयला गैसीकरण पर इतना जोर क्यों दे रही है? किन राज्यों को कोयला गैसीकरण के रूप में पहचाना गया है? माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, आज कोयला दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, मगर फिफ्थ लार्जेस्ट आज कोल रिजर्व्स भारत में है। लगभग हम हिसाब किया है 60 साल तक कोयला हमारे पास अभी भंडार है। इसीलिए आज कोयला को विस्तृत उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। गैसिफिकेशन के द्वारा केमिकल्स बनाते हुए, सनगैस बनाते हुए भारत में जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी अलग अलग सेक्टर में होते हैं, वो क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल का संबंधित हो, अलग अलग सेक्टर में लगभग इस साल जो गैसिफिकेशन के द्वारा अगर हम सक्सेस हो गए तो भारत कोयला कम नहीं है। 2,77,214 का इंपोर्ट जो करते हैं उसमें अमोनिया हो, कुकिंग कोल हो, डीजल हो, एविएशन फ्यूल हो, नेचुरल गैस हो, यूरिया, ऐसी प्रोडक्ट्स हम सिनगैस के द्वारा, गैसिफिकेशन के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट आदेश है, हम आने वाले दिन में जो ट्रेडिशनल सप्लाई के साथ साथ गैसिफिकेशन का भी भारत सरकार दृष्टि लगाकर गैसिफिकेशन का डेवलपमेंट करे। उसमें झारखंड है, जैसा आदरणीय सदस्य पूछे, छत्तीसगढ़ भी है और वैसा उड़ीसा भी है जो डीप सीटेड है, वैसी जगह में कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड का भी काम कर रहे हैं। श्री कोडा विश्वेश्वर रेड्डी। So I want the minister to answer if the impact of coal gasification, which sectors it will impact besides manufacture of ammonium nitrate, and for economic viability, is the government planning underground coal gasification? Thank you, sir. आज अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन भारत में लगभग 40% कोल
300 मीटर्स के अंदर रहती है। इसके लिए दो तरह, एक अंडरग्राउंड कोल माइंस बनाना पड़ेगा और उसके अलावा हम कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है। अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे, उसके द्वारा जो कोल का पूरा उपयोग होगा। उसके साथ साथ हमें अभी तक बता चुका है फर्टिलाइजर हो, हाइड्रोजन हो, मेथनॉल हो, एथेनॉल हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, सिंथेटिक एसएनजी हो, ऐसी पूरा सब प्रोडक्ट्स इस कोल गैसिफिकेशन के द्वारा भारत में उत्पादन कर सकते हैं। इसका टेक्नोलॉजी भारत में भी इंडिजिनियस डेवलप कर रहे, अलग अलग देशों से लाने के लिए भी पूरे हम अलग अलग देशों से बातचीत कर रहे। हमारा जो स्टेक होल्डर्स है उनसे अलग अलग मीटिंग करके इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री माननीय प्रद्योत बोरोदोलाई, for allowing me to ask this question, I would like to ask the Honorable Minister. Sir, the coal burning is very damaging to the environment, especially the coal that we derive from the northeastern region, because the northeastern coal fields, the coal that we produce by Coal India, does have high sulfur content and has got the highest calorific value in India. What I would like to ask is this. The northeast coal fields as well as the private coal mines that you have allowed in Kharsang, in Arunachal district, all these coal have, if you allow the coal burning, that is damaging to the environment. So do you have any plan, because there was a empirical evidence that the coal produced in the northeastern region has got high waxy content and minerals. So there was a project taken by Oil India to derive crude oil from Assam coal. So do you have any proposal, any project like this to derive crude oil by gasification from the northeastern coals? श्री श्याम कुमार, हम जो बर्बे डीप सीटेड कोल है उसमें हम कोल गैसिफिकेशन का टेक्नोलॉजी यूज करके सनगैस डेवलप करने के लिए हम प्लान बना रहे हैं। अभी तक भारत में 7 प्रोजेक्ट्स का प्लान किया है, उसमें अरुणाचल नहीं है। उसमें 2 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन हुआ है और 5 प्रोजेक्ट सभी पूरा टेक्नोलॉजी का पास टाई अप हुआ है अलग अलग कंपनियों से। ये कुछ पीएसयू 4 कंपनीज हमारा कोल इंडिया के द्वारा अलग अलग मिनिस्ट्री का पीएसयूज के द्वारा भी इस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें 2 ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी जिंदाल हो ऐसी वो भी भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया है। आज मैं बताना चाहता हूँ इस 2027 तक कुछ काम आगे बढ़ेगा। हमारा टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन टन का कोल का गैसिफिकेशन का द्वारा उपयोग करते हुए देश को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि देश आज बहुत पैसे फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा विदेश को पेमेंट कर रहे। उस फॉरेन करेंसी को हम बचा सकते हैं और देश में जो विकसित भारत बनाने के लिए कोल गैसिफिकेशन का द्वारा बहुत उपयोगिता होता है। इस दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 कोल माइंस अभी शुरू किया है, पहली बार एक्शन किया है, उसमें प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा कोल है, एक क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ सक्सेसफुली। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी सहयोग है। आने वाले दिन में अरुणाचल प्रदेश में इस कोल ब्लॉक्स के द्वारा आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगा और रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के नौजवान को रोजगार भी मिलता है। इस गैसिफिकेशन के बारे में एक बात सोचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाई क्वालिटी कोल आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मैं अरुणाचल प्रदेश के तरफ से आपको पूरा सहयोग देने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ये तो असम के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के थोड़े, असम के हैं। श्याम कुमार बर्वे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में सीआल के अंतर्गत WCL सब्सिडरी काम करती है, उसमें जो
35 साल 40 साल से जो खदानें चल रही थी वो अभी बंद हो गई है, तो उसमें नया प्रावधान, आपने नया उद्योग क्या करने का आपने कुछ सोचा है? क्योंकि वो मजदूरों को आपने अलग WCL के खदानों के स्थानांतरित कर दिया है, तो वहाँ का स्थानिक रोजगार फिर से जिंदा रहने के लिए आपने कुछ WCL की तरफ से कुछ प्रावधान किया है क्या CIL की तरफ से? धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, उस कोल ब्लॉक्स के बारे में मैं आपसे स्वयं बात करके आपका डिटेल अपडेट करके दे देता हूं। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 252 के उत्तर में मंत्री जी ने ये कहा है कि 40 कोल बेड मीथेन के ब्लॉक इन्होंने ऑक्शन किए, जिसमें 15 ही चालू हो पाए। और ये तीनों चीज जो है महत्वपूर्ण है सर। कोल बेड मीथेन हो, कोल टू लिक्विड हो, कोल टू गैस हो, कोल टू केमिकल हो। साउथ अफ्रीका ने, अध्यक्ष महोदय, साउथ अफ्रीका में जब बैन लगा तो उन्होंने कोल टू लिक्विड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें पेट्रोल के जो दाम हैं वो $30 पर बैरल पर हो गए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन 4 चीज़ों पर, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा जो एरिया है राजमहल कोल ब्लॉक झारखंड में, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, उस एरिया में जिन लोगों ने बिड किया उनको आपने जब काम शुरू नहीं किया तो क्या इस तरह की कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या प्रोजेक्ट चालू नहीं करते? माननीय सदस्य, आप बैठ के ब्रीफ कर लें। अध्यक्ष जी, जो भी ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स लेते हैं उसमें अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक्स रहते हैं और सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी रहते हैं। अभी पहली बार हम अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का भी कोल ब्लॉक्स एक्शन कर रहे। जो भी समय पे प्रोडक्शन शुरू नहीं करते हैं बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, टाइम पीरियड में उनसे और रेफरेंस लेकर जरूरत पड़े तो हम कोल ब्लॉक्स कैंसिल भी करते हैं। बहुत कुछ एक्शन में लेने के बाद समय पे जो कोल नहीं निकालते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं माइनिंग का, उसको एक्शन लिया है, उनका कैंसिल भी किया है। जो आदरणीय सदस्य पूछा है उस विषय पर भी सोचकर हम रिपोर्ट उनको देंगे। क्वेश्चन नंबर 244 244 श्री दिलेश्वर कामत। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रखा। माननीय सदस्य महोदय, मैं सबसे पहले माननीय दूरसंचार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के लिए भारतीय टेलीकॉम 2025 दूरसंचार विभाग और टेलीफोन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो और सम्मेलन किया तथा उनका जवाब जो है विस्तृत रूप से उन्होंने देने का काम किया और संतोषप्रद रहा। महोदय, सुपौल जिला बिहार का सीमावर्ती बारगज नेपाल से सटा हुआ कोसी क्षेत्र है। सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के पास ज़्यादातर BSNL का मोबाइल नंबर है। साथ ही सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के पास भी BSNL का मोबाइल नंबर है, जिसमें ज़्यादा समय नेटवर्क नहीं रहता है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास भी अधिकांशतः BSNL का ही सिम कार्ड मोबाइल में उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मान्यों को समय पर कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिल पाती है तथा स्थानीय जनता के साथ सीधे संपर्क नहीं हो पाता है। क्षेत्रीय समस्याओं एवं विकास कार्यों को समय से निष्पादन हेतु मोबाइल एवं इंटरनेट का उपयोग जनहित में अति आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सुपौल सहित बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को BSNL की बेहतर सुविधा के लिए सरकार के द्वारा कोई योजनाएं बनाई गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री से आग्रह है, कृपया जनहित में सुपौल जिला सहित बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार BSNL का मोबाइल टावर लगाया जाए अथवा पूर्व में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाया जाए, जिससे BSNL के ग्राहकों को इजाफा भी होगा तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होगी। साथ ही सभी विकास कार्यों को सुचारू रूप से समयानुसार किया जा सकेगा एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनता की समस्याओं का सही समय पर समाधान भी किया जा सकेगा। माननीय सदस्य
ऐसे तो आप सीनियर सदस्य, लेकिन संक्षिप्त में ही लिख के लाया करें। ऐसे नियम प्रक्रियाओं में ये है कि यहाँ पर पढ़कर नहीं बोला जाता, लेकिन सभी बोलते हैं कुछ कुछ सामान्य रूप से, लेकिन संक्षिप्त में लिख लें। सर, माननीय सदस्य महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो भारत टेलीकॉम के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। हमारी कोशिश है सर कि 2 कार्यक्रम भारत टेलीकॉम और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आधार पर भारत में टेलीकॉम के इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को एक नई वृद्धि हम लोग प्रदान करें, और ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग श्रेणी के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारत टेलीकॉम हमारे एसएमई सेक्टर के लिए आयोजित किया जाता है, और इंडियन मोबाइल कांग्रेस बड़े और कंपनियों के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में, टेलीकॉम सिस्टम इंटीग्रेशन के क्षेत्र में और कंसल्टेंसी सर्विसेज, चारों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। भारत टेलीकॉम एक बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग रहा है टीईपीसी और भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत। इस वर्ष हमारे 135 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आए 31 देशों से, 88 कंपनी जिसमें से 38 स्टार्टअप्स ने भाग लिया, और करीब 300 हमारे भारतीय डेलीगेट्स और 1200 विदेशी डेलीगेट्स उपस्थित रहे। इन दोनों कार्यक्रमों के आधार पर सर, मैं सदन के पटल पर ये सूचना रखना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है। आयात का क्षेत्र थम गया है, 51,000 करोड़ 2020-21 में था, और आज भी उतना ही 51,000 करोड़ तक ही टिका है। मतलब कि भारत में बनाया हुआ माल ही भारत के हमारे ज़रूरतों के लिए और विदेश एक्सपोर्ट के लिए भी आज बढ़ रहा है। आप माननीय सदस्य का जवाब दे दो। और इसी के आधार पर ट्रेड डेफिसिट भी हमारा 19% घटा है। जहां तक बिहार की बात माननीय सदस्य जी ने की, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारे 10 करोड़ उपभोक्ता हमारे टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स बिहार में हैं। हमारे BTS बेस ट्रांससीवर स्टेशन जो लगे हुए हैं बिहार में, करीब 1.5 लाख BTS लगे हैं, जिसमें से करीब 1 लाख 4G के BTS हैं और 27,000 5G के BTS हैं। जो कमी बिहार में है कनेक्टिविटी के आधार पर, भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% 4G सैचुरेशन होना चाहिए। उसके आधार पर 6 स्कीम्स हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जिसके आधार पर करीब 400 गांव को हम लोग 500 गांव को हम लोग कवर करना चाहते हैं, और इसमें से हम लोग ने आज तक 390 गांव को कवर किया है, और शेष जो गांव बाकी है वो आने वाले मई 2026 तक हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे LW फेज़ 1 अपग्रेडेशन के आधार पर, LW फेज़ 2 के आधार पर, 502 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, अनकवर्ड विलेज स्कीम के आधार पर, 4G सैचुरेशन स्कीम के आधार पर, और BOP और BIP के आधार पर। श्री दयानिधि मारन, माननीय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ओके, 1 मिनट दयानिधि जी, प्लीज सप्लीमेंट्री। सर, क्या संचार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में 5G सेवाओं के रोल आउट की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा अब तक किन किन क्षेत्रों को कवरेज प्रदान की गई है? क्या सरकार ने देशव्यापी स्तर पर 5G सेवाओं को प्रसार में तेजी लाने हेतु विशेष पहलें की है? यदि हाँ, तो इन पहलों का विवरण, जिनमें वित्तीय सहायता, नीतिगत उपाय तथा अवसंरचना विकास योजनाएं शामिल हो, इस संबंध में बताने की कृपा करेंगे। सर, जहां तक 5G की बात है, मैं हमारे सांसद महोदय को आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं और हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5G भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं है सर।
5G विश्वव्यापक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं सर कि इंडिया फॉलोड द वर्ल्ड ऑन 4G, इंडिया मार्च्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। और 5G की कहानी ये है सर कि 2023 में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। आज तक 5G के द्वारा हमारे करीब करीब 5 लाख BTS लग चुके हैं। हमारे 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 767 जिलों में 5G की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है। मतलब 99.9% तक हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुल मिलाकर आज के दिन पर सर 36 करोड़ 5G के उपभोक्ता आज के दिवस में है 100 करोड़ में से सर। और हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये बढ़कर 42 करोड़ होगी और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ होगा, 120 करोड़ के आंकड़ों हमारे उपभोक्ताओं से। तो 5G भारत की सक्सेस स्टोरी है और 5G के आधार पर 6G के तरफ भी हम निरंतर प्रगति के आधार पर चल रहे हैं। श्री माननीय ऑनरेबल मेंबर दयानिधि मारन। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I have great admiration for our minister, as a dynamic minister. So I have questions in two parts. So while we are talking about the connectivity to the rural part of India, it's still a struggle to get broadband services to the rural part of India. So while we have tied up with Starlink and Elon Musk service, so it's still yet to start in India. And moreover, it seems to be that we are making it more expensive for our Indians, especially people who are living in the villages. Why is that so? Why can't we make it affordable? That's one part. Sir, the second part, sir, I'm so sure Speaker sir will also be interested. If you look at the global map of the world, and you see, sir, when you travel in an international flight, there's one red spot where you cannot get internet service. That is through over India. Sir, why is that when we are developed, when we have our own services, and our minister says, assuring that we lead the world in 6G, why is that you are banning by internet services on our areas? Just imagine the amount of commerce and business that will develop for domestic passengers as well, because we are also cut off. Sir, I traveled from Chennai to Delhi. So 2.5 hours, I'm without any internet or anything. Why is that the government of India is not making an effort to make sure that we get internet service over our country? Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to respond to my... माननीय मंत्री जी, अच्छा है 2.5 घंटे मोबाइल से बचोगे। जितनी कोशिश हो मोबाइल से बचो, ये 2.5 घंटे बच रहे हो जी, अच्छी बात है। Sir, I'd like through you to respond to my good friend Maran Saab on both his very pertinent questions. The first question has to do with satellite connectivity, sir. So world over, we have seen that areas that are unconnectable through normal BTS or backhaul or broadband connectivity through OFC, the only route to be able to connect those citizens across the world is through SATCOM. And therefore, India has taken that step of ensuring that SATCOM is also available to every customer across the length and breadth of our country. As Telecom Minister, my goal is to ensure that I'm able to offer the full bouquet of services to every customer, and then the customer makes his choice as to which service he or she would like to avail of at which price point. SATCOM, as you're very well aware, sir, the policy is very well in place. The spectrum is going to be assigned administratively. We have already given out 3 licenses, one to Starlink, the other to OneWeb, and the third to Reliance. There are 2 aspects that need to be looked at prior to them starting services. One, of course, is the whole issue of spectrum assignment. 2 issues within that. One is the administrative cost of that spectrum. That will be decided by the regulatory authority, in this case TRAI, who's currently working on that in terms of defining the pricing. The second is the whole issue of security-related clearance
from the enforcement agencies to these players. In order to be able to assist them to be able to clear those security clearances, we have given them sample spectrum to be able to demonstrate. All three players today are working on that. As soon as they are able to demonstrate that they have complied with the security norms, such as hosting the international gateway within India and so on and so forth, then the approval will be given to them to be able to extend that service to customers. The final question that he had was with regard to pricing. So pricing is not something that the government can dictate. Pricing is something that the firms can dictate. India has had a very strong track record of showing the world how high volumes and low pricing can lead to not only great penetration, but also great amount of revenue for firms. And that has been shown, sir, both in the mobile space as well as the broadband space. Today, as far as telecom is concerned, we have the highest number of subscribers at the lowest rate possible. What used to be 50 paise a minute in 2014, today is 0.03 paise a minute. 97% decline in cost. And similarly for data, for 1 GB, what used to cost 287 rupees, today costs 9 rupees per GB, which is roughly about 9 cents. Whereas the world average is at $2.49. So we are 5% of the world's cost today in India, sir. And I'm sure that in the time to come, SATCOM players will also realize the concept of economies of scale and will possibly try and price that so that they can get the maximum penetration, but that is not something that the government can dictate, and I want to be very clear. His second question was with regard to in-flight connectivity. That is very much on our table. It's on in process. The rules are being framed as far as the Department of Telecom is concerned. We have already identified the framework. Now, there are two processes. Having been Minister of Civil Aviation in the last government, I'd like to offer up to Mr. Maran as well. From the Department of Telecom, everything is clear in terms of setting this in process. There are two issues. One, the Department of Civil Aviation. Sir, प्रश्नकाल 12 बजे तक होता है. सर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है. जवाब दे दें आप. तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा सर, आपकी अनुमति से. संक्षिप्त में दे दें. So there are two things. One, the Ministry of Civil Aviation has to define the rules. Second, the airline companies have to place a transponder on every aircraft. Only then can you receive signals. So the transponder placing on every aircraft is also dependent on the airlines being able to do that. Thank you very much, sir. Question number 245. कोशिश करें, मैंने कई बार आग्रह कर चुका हूं कि संक्षिप्त में प्रश्न पूछें. कई मान्य सदस्य पूरा लिख के पढ़ते हैं, पूरा लिख के भी पढ़ें तो शॉर्ट में पूछें, लिख के लाएं तो भी, और शॉर्ट में जवाब दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आए. फिर सभी लोग शिकायत करते हैं मेरे पास कि हमारा क्वेश्चन 20 नंबर खुला है, हम 4 ही आए हैं. श्री खंजन मुर्ग. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. प्रश्न 245. माननीय सदस्य. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एफएमसी परियोजना क्या है, इसमें किस तकनीक का उपयोग हो रहा है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, आदरणीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताते हुए सांसद महोदय को बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उद्देश्य होता है कि कोल ब्लॉक से हम कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से शायलों तक कोल पहुंचाना और शायलों के माध्यम से रेल वैगन को कम समय में उसको पूरा करना, भर देना बोगी को, और इससे समय का बचत होता है, इससे पर्यावरण पे भी कंट्रोल पाया जाता है और इससे जाम की प्रक्रिया, एक रोड पे रोडवेज पे काफ़ी जाम की प्रक्रिया होती है, उससे भी निजात मिलता है और एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है, उससे भी निजात मिलता है और समय से पावर प्लांट पे हम कोल पहुंचा पाते हैं. यही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उपयोग है.
सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जब कोयला क्षेत्र परिवहन अनुकूल उपाय अपना रहा है तो एफएमसी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की सस्टेनेबल इनिशिएटिव में कैसे योगदान दे रहा है? धन्यवाद सर। एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से लगभग हमारा 65 परियोजना पूरा हो चुका है और 139 परियोजना पे हम काम कर रहे हैं जो 2030 तक पूरा हो जाएगा। 139 परियोजना जिस दिन हम पूरा कर लेंगे उस दिन हम 1318 मिलियन टन कोयला को आराम से बिना रोडवेज के हम रेल कनेक्टिविटी तक पहुंचा पाएंगे कन्वेयर बेल्ट से, और इससे काफ़ी ट्रांसपोर्टिंग पे जो खर्च आता है उसमें काफ़ी राजस्व कोष को बचत होगा और पर्यावरण पे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे काफ़ी पर्यावरण दूषित होता है उसमें भी कंट्रोल कर पाएंगे। श्रीमती कमल जी सरावत। जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मंत्रालय और पीएसयू क्या स्टेप उठा रहे हैं जिससे कि एफएमसी प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा किया जा सके? आदरणीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इसको 3-4 लेयर में उसका समीक्षा करते हैं। एक, हम वहाँ के इंजीनियर के द्वारा समीक्षा करते हैं, दूसरा सीएमडी के द्वारा समीक्षा करते हैं, तीसरा कोल सेक्रेटरिएट के द्वारा करते हैं, चेयरमैन के द्वारा करते हैं और मंत्रालय के द्वारा भी समय समय से समीक्षा करते हैं कि सही समय से प्रोजेक्ट पूरा हो। और प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी भी होती है तो इसका मुख्य कारण होता है वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलना, एनओसी नहीं मिलना, इसी के चलते विलम्ब होती है। डॉक्टर प्रशांत पेडोले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि कोयला से एनर्जी हम लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ पे अदानी पावर प्लांट है और वहाँ से फ्लाई ऐश बनती है जो कि मॉइल के अंदर में अंडरग्राउंड में वहाँ पे रेती की जगह पे वहाँ पे फ्लाई ऐश डाली जाती है। फ्लाई ऐश में क्रोमियम, सेलेनियम, आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर को इन्फेक्ट कर रहे हैं। मंत्री जी को मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में कैंसर जैसे बीमारियां हमारे लोगों को होंगी, इससे बचने के लिए आपने क्या उपाय करेंगे? आदरणीय सभापति महोदय, जो विषय है एफएमसी का उससे अलग है, फिर भी इनको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समय समय से माइंड प्लान करके जो हम खदान बंद करते हैं उसको माइंड प्लान करके और उसको फिलिंग करके हम भरने का काम करते हैं। और जो इन्होंने तथ्य रखा है भविष्य में उस पर हम निश्चित रूप से चिंता करेंगे और चिंता करके इनको बताने का काम करेंगे। 246 डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी। Question number 246, sir. Honorable member. Sir, my specific question was about the Kavach and about the number of accidents which happened in train. So I'll first start with the first Kavach, sir. So the Kavach, the answer does not say how many kilometers have been covered with Kavach, because the BJP and RSS mouthpiece, the Swarajya, they have come out with a report in November 14th, 2025, saying that there is no Kavach has been implemented fully in any, not even a single kilometer has been covered. Work has been initiated, work has been started, but it has not been implemented. And also one of the Concord, the company which has been given the order, they have mentioned that even if 50 companies come, there is enough work for players, whereas only 5 are there now. Does the government propose to include more players to ensure that instead of your target of 10 years, within 5 years, whether the Kavach can be implemented where many lives of Indian lives can be saved? Very good, very good. Very good. Honorable Chairman, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member has probably not read any of the questions which have been officially answered in this House. I have given very categorical statements in the past also, the exact position of the Kavach implementation, and I will repeat it again,
for the benefit of honorable member. Honorable Speaker, sir, Kavach is a complex system which has five major systems within. Optical fiber cable has to be laid all along the tracks. That is the first part. Second is telecom towers have to be laid at every 5 to 6 kilometers or sometimes 5 to 7 kilometers, depending upon the radio frequency availability. That is the second system. Third is at every station, a small data center, edge data center has to be installed. Fourth is trackside equipment has to be installed. Fifth is all the locomotives have to be equipped with Kavach. That is the way the complex Kavach system has to be implemented. Now, in this case, in the case of our Indian Railways, we have by far completed 7,129 kilometers of OFC cables, 860 telecom towers have been installed, 767 stations have been covered with data centers, 2006, the updated number is 3,413 trackside equipment have been, trackside equipment has been installed, and 4,154 locomotives have been installed. Apart from that, complete commissioning of the system is today more than 2,000 kilometers. The progress is very fast. Sir, he has referred to the entire country's progress. Please. And he has referred to, I don't know from why he is not referring to the official documents which have been already shared with the honorable member. And apart from that, honorable Speaker, sir, 40,000 technicians and operators have been trained, because this is a very complex and a totally new system. And wherever Kavach has complete installation has been completed, I tell you, honorable Speaker, sir, the loco pilots are so happy. In one case, the loco pilots told me, I am repeating in Hindi because that is the language in which he told me, that ये कवच ट्रेन का कवच तो है ही साथ उसके परिवार का कवच है, ऐसा उस लोको पायलट ने भी बोला। माननीय अध्यक्ष जी, ये काम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का काम बाकी देशों ने 1970s 1980s में किया, तब की सरकारों ने क्या किया, ये भी एक प्रश्न का जवाब इनको देना चाहिए। आप भी सरकार में थे, हमने आके 2014 के बाद में तुरंत इस पे काम चालू किया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कवच के डेवलपमेंट का काम चालू किया। 2019 तक कवच का फर्स्ट वर्जन डेवलप हुआ, कवच का फाइनल वर्जन 4 2024 तक डेवलप हुआ, और आज तेजी से काम चल रहा है और इसमें सारी दुनिया इस काम को अप्रिशिएट कर रही है। माननीय सांसद महोदय, बहुत अननेसेसरी आक्षेप न लगाएं। Honorable member supplementary. Sir, I had another supplementary, but since the Honorable Minister spoke about the loco pilots, I would like to remind this House, when Balasore, the accident happened, killing 260 odd people, this government was the one which threw aspiration on the loco pilot, where his whole family was devastated, sir. And finally, when the report came, sir, let me finish. I am not yielding, sir. I am not yielding. When the report came, sir, when the report came, it was shown that it was not the loco pilot's fault, but it was the fault of the system. So, and by that time, several months, the family had to suffer. But my second supplementary is, when I spoke about accidents in trains, I was specifically asking for all accidents. But the reply comes as consequential accidents, which numbers it as only 3. My question is, what were the total number of train accidents which have happened in Tamil Nadu? Why are you restricting yourself to consequential rail accidents? Because there was something which happened near my constituency, where a petrol tanker was Honorable Speaker, sir, honorable member has absolutely made a false statement in this House, for which he must substantiate what he has said. In the case of Balasore accident, which was a very tragic accident, the matter was investigated by technical teams as well as by CRS and later on by CBI. All the 3 reports have already been submitted. Based on the investigation done
A charge sheet was filed against the persons concerned. I would not like to take the names. My friends will say it's a communal angle, but there is definitely, I'm not going to take the names here. But Honorable Speaker, sir, the matter has been investigated threadbare. All the actions have been taken. Not even at one point of time was the blame made on pilots. Honorable member should withdraw his statement that he has made. This is absolutely false statement. Cannot be accepted by this House. Cannot be accepted by this House. Honorable Speaker, sir, regarding railway accidents, I would like to very humbly submit that compared to 2014, when the number of consequential accidents was 135 in 2014-15, we have been able to bring it down by 90% to 11 accidents this year. We are continuously focused on any incident which happens, and we go to the root cause, try to figure out what is the systemic or structural problem behind that. And each and every incident, we work in such detail so that whether we have to make a structural change, whether we have to train the people better, whether we have to redesign the system, whether we have to bring new components, whatever best possible has to be done on any safety-related incident. Honorable Speaker, sir, the entire team is working with full sincerity is what I can share with you in full humility. Question number 247, Susri Ikra Chaudhary. क्या बोलिए? क्वेश्चन नंबर बोलो। 247 question number माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table of the House. Honorable member. सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे राज्य जहाँ से वित्तीय वर्ष में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, वहाँ के लिए सरकार इस योजना में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या उपाय करेगी, और राज्य द्वारा प्रोजेक्ट भेजने में देरी को दूर करने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के स्थान पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रस्ताव भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर नामित करने पर विचार करेगी या नहीं। और मैं इसी में क्लब करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में संबंधित महिला डिग्री कॉलेज के लंबित प्रस्ताव को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के से शीघ्र मंगाने के लिए मंत्री महोदय और सरकार क्या उपाय करेंगे? धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, this program is to fill the infrastructure gap, the minority areas. It is demand-driven. If the proposal comes from the state government, the committee in central government will pass it. But the first step is that state-level committee should pass it, and it should be sent to the central government, and it is from the state it should reach, and that all these funds are dispersed. That is upon the state governments. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री नीरज मौर्य, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री बेनी बेनन, गुरजीत ओजला, वीरेंद्र सिंह, DM कथीरानंद, मणिकम टैगोर, विजय बसंत, मनीष तिवारी, के सुरेश सहित कई मान्य सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र